सूरज की आखिरी किरणें गांव के ऊपर से विदा ले रही थी। उस शाम का आकाश नारंगी और लाल रंगों से रंगा हुआ था, जैसे प्रकृति अपना सबसे सुंदर चित्र बना रही हो। मगर रमेश के लिए यह सौंदर्य बेमानी था। वह थका हुआ, धूल से सना फटे पुराने कपड़ों में अपने ससुराल के गांव की सीमा पर खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा का अजीब मिश्रण था। रमेश ने अपने फटे कुर्ते को ठीक करने की कोशिश की और अपने बालों को हाथ से सहलाया। 2 साल पहले जब वह इसी गांव से अपनी पत्नी सुमन को छोड़कर शहर गया था, तब उसके मन में सपनों का एक बड़ा संसार था। वह सोचता था कि शहर में अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएगा और फिर धूमधाम से ससुराल आएगा, सबको तोहफे देगा, सुमन के लिए सोने के गहने लाएगा। मगर शहर ने उसे अपनी कठोर वास्तविकता से रूबरू कराया था। ग्रामीण पृष्ठभूमि और सिर्फ 10वीं पास होने के कारण उसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही मिले। कभी एक कारखाने में मजदूरी, कभी एक होटल में बर्तन धोने का काम, कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी। हर महीने वह सुमन के लिए थोड़े थोड़े पैसे बचाता था, मगर वह इतने कम थे कि वह इन्हें भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और फिर शर्म के मारे वह चिट्ठी भी नहीं लिख पाता था। अगर ऐसे ही ससुराल गया तो क्या सोचेंगे सब? रमेश ने अपने आप से पूछा। गांव की मिट्टी की सड़क पर खड़े खड़े सुमन के पिता तो मेरे आने पर बहुत खुश हुए थे। कितनी इज्जत दी थी उन्होंने मुझे, और आज उसकी आंखों में आंसू थे। शहर की विफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था, लेकिन सुमन की याद ने आखिरकार उसे वापस खींच लिया था। 2 साल की दूरी, बिना किसी संपर्क के, क्या सुमन अभी भी उसका इंतजार कर रही होगी, या फिर रमेश ने सिर झटका? ऐसे विचार उसके दिमाग में कभी कभी आते थे, लेकिन वह उन्हें दबा देता था। सुमन एक पवित्र आत्मा थी, एक देवी जैसी। उसकी आंखों में हमेशा सच्चा प्यार झलकता था। अंधेरा बढ़ने लगा था। रमेश ने गांव की ओर देखा। उसका ससुराल, श्री राम प्रसाद का घर, गांव के केंद्र में था। वह जाने के लिए उसे पूरे गांव से होकर गुजरना पड़ता। इतने फटे कपड़ों में सब उसे देखेंगे, उस पर हंसेंगे, सवाल पूछेंगे। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया कि वह रात भर किसी दुकान के बाहर ही सो जाएगा और सुबह होने पर जब कम लोग देखेंगे तब ससुराल जाएगा। शायद सुमन उसे कुछ अच्छे कपड़े दे सके। गांव के मुख्य बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। रमेश ने उसके बाहर लगे लकड़ी के तख्त पर अपना थका हुआ शरीर टिका दिया। दुकान बंद थी और वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में तारे चमकने लगे थे। रमेश की आंखें थकान से झपकने लगी थी, लेकिन तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वह आवाज बहुत परिचित थी, सुमन की आवाज। रमेश ने फौरन अपनी आंखें खोली और आसपास देखा, और वहां चांदनी में वह उसे देख सकता था। सुमन, उसकी पत्नी, जिसे वह 2 साल से नहीं देख पाया था। वह अभी भी उतनी ही सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, और उसके साथ रमेश का दिल धड़कना भूल गया। एक युवक था, शायद उसी उम्र का, साफ सुथरे कपड़ों में सुमन के साथ बातें करते हुए वे दोनों चुपचाप चोरी छिपे गांव की ओर, सीमा की ओर जा रहे थे। रमेश के दिल में जलन की लहर दौड़ गई। क्या यह सच था? क्या सुमन ने नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन वह अपनी आंखों पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं देख सकता था। सुमन, उसकी सुमन, किसी और के साथ। वह युवक कौन था, और वे इस रात के अंधेरे में कहां जा रहे थे? बिना सोचे समझे रमेश उनका पीछा करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसने 2 साल तक सिर्फ सुमन के लिए संघर्ष किया था, सिर्फ उसके ख्यालों के सहारे जीवित रहता था। और अब सुमन और वह युवक गांव से बाहर खेतों के रास्ते होते हुए एक पुराने मंदिर की ओर जा रहे थे। यह मंदिर गांव से थोड़ा दूर था और रात के समय वहां कोई नहीं आता था।
रमेश ने अपने आंसुओं को पोंछा और अंधेरे में छिपते हुए उनका पीछा करता रहा। मंदिर के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। सुमन और वह युवक उस पेड़ के नीचे रुक गए। रमेश भी पास की झाड़ियों में छिप गया उनकी बातें सुनने के लिए। सुमन ने युवक से कहा, अमित, तुम्हें इतनी रात में मुझसे मिलने के लिए आने की क्या जरूरत थी? गांव वाले क्या सोचेंगे? अमित ने अपनी जेब से एक छोटा पैकेट निकाला और कहा, दीदी, यह लीजिए, इन दवाइयों से चाचा जी की तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। मैंने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से परामर्श किया है। दीदी, रमेश के कान खड़े हो गए। क्या यह युवक अमित सुमन का भाई था? सुमन ने पैकेट लेते हुए कहा, धन्यवाद अमित, तुम्हारे जैसा भाई पाकर मैं बहुत खुश नसीब हूँ। पिताजी की बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें इस समय यहाँ बुलाया। अगर ससुराल वालों को पता चलेगा तो परेशान हो जाएंगे और गांव वालों को पता चला तो अफवाहें फैलने लगेगी कि पिताजी मरने वाले हैं। कोई बात नहीं दीदी, अमित ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आपने मेरी मदद की थी जब मैं पढ़ाई के लिए शहर गया था। आपने अपने गहने तक बेच दिए थे मेरी फीस के लिए। अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। रमेश को याद आया कि सुमन ने कभी उसे बताया था कि उसका एक छोटा भाई है जो उसके मामा के घर रहता था और पढ़ाई करता था, लेकिन उसने कभी अमित से मुलाकात नहीं की थी। सुमन की आंखों में आंसू थे। काश रमेश यहाँ होते। 2 साल हो गए, कोई खबर नहीं, न जाने कहाँ है और कैसे हैं। उनके बिना जीना बहुत मुश्किल है। सब कहते हैं कि वे मुझे छोड़ गए, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने वादा किया था कि वे लौटेंगे। अमित ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, दीदी, मैं भी उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। शहर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर वे वहाँ हैं तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और वापस लाऊंगा। सुमन मुस्कुराई, नहीं अमित, उन्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। मुझे विश्वास है एक दिन वे जरूर लौटेंगे। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कितनी गलत सोच ली थी। वह अपनी पत्नी पर संदेह कर रहा था, जबकि वह उसके लिए इंतजार कर रही थी, उस पर विश्वास करती थी। और यहाँ उसके ससुराल में उसके ससुर बीमार थे और सुमन अकेली सब कुछ संभाल रही थी। जैसे अमित वहां से जाने लगा, रमेश ने अपने आप को संभाला और झाड़ियों से बाहर निकला। सुमन उसे धीरे से पुकारा। सुमन चौंक गई। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी फटी रह गई। चांदनी में खड़ा हुआ व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में, धूल मिट्टी से सना, मगर उसकी आंखों में वही प्यार, वही रमेश। रमेश, तुम यहाँ, उसके मुंह से निकला और वह भागकर उसे लिपट गई, जैसे डर हो कि कहीं वह ख्वाब न हो, कहीं वह फिर से गायब न हो जाए। रमेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके बालों को सूंघा, उसकी आंखों के आंसू पोंछे। हाँ, मैं लौट आया हूँ सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिना बताए इतना लंबा इंतजार करवाया और अभी भी मैंने तुम्हारी और अमित की बातें सुनी। मैंने तुम्हारे बारे में कितनी गलत सोच ली थी। सुमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। तुम वापस आ गए, यही काफी है, लेकिन तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो? और ये फटे कपड़े तुम्हें देखकर लगता है जैसे बरसों से भूखे हो। रमेश ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। शहर में जीवन आसान नहीं था सुमन। मैं जिस सपने को लेकर गया था वह पूरा नहीं हुआ। मैं अच्छी नौकरी नहीं पा सका, छोटे मोटे काम करके गुजारा किया। हर दिन तुम्हारी याद आती थी, लेकिन इसी शर्म में वापस आने की हिम्मत नहीं हुई कि खाली हाथ क्या मुंह दिखाऊंगा। आज भी जब ससुराल आया तो फटे कपड़ों में आने की शर्म से दुकान के बाहर ही लेट गया था। अमित जो अभी भी वही खड़ा था, आगे आया। जीजा जी, आप वही रमेश भाई है? दीदी के पति, आपकी तो मैं कब से तलाश कर रहा था। शहर में रमेश ने अमित की ओर देखा। तुम अमित हो? सुमन के भाई, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अमित मुस्कुराया। कोई बात नहीं जीजा जी, आप वापस आ गए, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। दीदी हर दिन आपका इंतजार करती थी, आपकी तस्वीर से बातें करती थी। सब कहते थे कि आप नहीं लौटोगे,
लेकिन दीदी को हमेशा विश्वास था कि आप एक दिन जरूर आओगे। रमेश की आंखों में शर्मिंदगी थी। सुमन ने उसका हाथ थाम लिया। अब सब ठीक हो जाएगा रमेश, तुम वापस आ गए हो, बस यही मायने रखता है। और तुम्हारे पिताजी की तबीयत? रमेश ने पूछा। अब बेहतर है, डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा आराम की जरूरत है। वे हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, कहते हैं कि तुम उनके सबसे अच्छे दामाद हो। तुम्हारे आने की खबर सुनकर वे और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अमित ने कहा, जीजा जी अब हम घर चले, देर हो रही है और दीदी को भी वापस जाना होगा। सुमन ने रमेश का हाथ थामा। हाँ चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े निकालूंगी। कपड़े तो बदले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पति फिर नहीं मिल सकता। घर वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं। रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान आई जो पिछले 2 सालों में शायद पहली बार थी। उसने अपने पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया और तीनों ससुराल की ओर चल पड़े।